नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी राजनीति और विदेश नीति पर इजरायल का प्रभाव। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक लेख है, अमेरिकी नीति पर इजरायल का प्रभाव। तो आज कोशिश रहेगी कि इस उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा समझें। हाँ, मतलब ये असर होता कैसे है, किन तरीकों से होता है ना? सही। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। 1948 में इजरायल बना, अमेरिका तब से ही उसका एक बड़ा साथी रहा है। और 1967 के युद्ध के बाद तो ये रिश्ता और भी गहरा हो गया। हाँ, लेकिन ये प्रभाव असल में काम कैसे करता है? लेख में कुछ तरीकों का जिक्र है, जैसे पहला है लॉबिंग। हाँ, लॉबिंग। और इसमें अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे एपैक कहते हैं, वो काफी शक्तिशाली मानी जाती है। ये सीधे उम्मीदवारों को मतलब पैसा नहीं देते। हाँ। लेकिन इनकी पॉलिसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये समर्थक पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज, पैक्स जिन्हें कहते हैं, उनके जरिए फंड जुटाते हैं। अच्छा। और अगर कोई कानून इन्हें लगता है कि इजरायली हितों के खिलाफ है, तो उसका विरोध करते हैं। और भी समूह है वैसे, जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका है, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल भी काफी सक्रिय है। तो ये तो हुई लॉबिंग की बात। इसके अलावा क्या चुनावी राजनीति, चंदा वगैरह का भी असर होता है? बिल्कुल होता है। लेख यही बताता है कि अमेरिका में कई नेता, खासकर कांग्रेस में, इजराइल समर्थक दानदाताओं और पीएसी से चंदा लेते हैं। तो ऐसे में अगर कोई नेता इजराइल की आलोचना करे, तो वो राजनीतिक रूप से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मतलब कैसा डर रहता है? डर ये कि शायद उन्हें प्राइमरी चुनाव में कोई चुनौती दे दे, या फिर उन पर एंटीसेमिटिक यानी यहूदी विरोधी होने का ठप्पा लग जाए। अच्छा। और फिर एक तीसरा पहलू आता है मीडिया का। जनता की राय बनाने में मीडिया का क्या रोल है? हाँ, ये भी बहुत अहम है। लेख के हिसाब से कई जो बड़े अमेरिकी मीडिया आउटलेट हैं, वो या तो इजरायली पक्ष के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, या फिर आलोचना करते हुए बहुत सतर्क रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो आम बहस होती है, खासकर फिलिस्तीनी मुद्दे पर या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, वो अक्सर इजराइल के पक्ष में झुकी हुई सी लगती है। दिलचस्प है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ लॉबिंग, पैसा और मीडिया की वजह से है, या कोई और मतलब रणनीतिक कारण भी हैं? नहीं, रणनीतिक कारण तो बहुत बड़े हैं। देखिए, मध्य पूर्व इतना अस्थिर क्षेत्र है, और वहां इजराइल अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है। किस तरह से? उसकी सैन्य ताकत देखिए, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की क्षमताएं, और ईरान को लेकर उसका जो कड़ा रुख है, ये सब कहीं न कहीं अमेरिकी हितों से मेल खाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से अमेरिका उसे इतनी सैन्य सहायता भी देता है? हाँ, बिल्कुल। सालाना करीब $3.8 बिलियन की सैन्य मदद। फिर संयुक्त राष्ट्र में देखिए, अक्सर इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आते हैं, अमेरिका उन्हें वीटो कर देता है। साइबर सुरक्षा में, डिफेंस में साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्टक्सनेट वायरस का हमला हुआ था, उसमें भी साझा ऑपरेशन की बात आती है। हाँ, सुना है। और लेख में वो 2000 के दशक की शुरुआत में नियो कॉन्जर्वेटिव्स का भी जिक्र है। हाँ, जो इराक युद्ध के पीछे थे। बिल्कुल, उनका काफी प्रभाव था, और उन्होंने इराक युद्ध को आगे बढ़ाया। उसमें एक एंगल इजराइल की सुरक्षा का भी माना जाता है। लेख कुछ ठोस उदाहरण भी देता है जहां ये प्रभाव बिल्कुल साफ दिखा हो। हाँ, कुछ बड़े उदाहरण हैं, जैसे 2003 का इराक युद्ध, जिसके पीछे कई लोग मानते हैं कि इजरायली सुरक्षा एक अहम वजह थी। फिर 2017 में जब अमेरिका ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी माना, उसको लेकर इजराइल समर्थक लॉबी ने बहुत जोर लगाया था। और ईरान परमाणु समझौता? हाँ, 2018 में जब अमेरिका ईरान परमाणु समझौते मतलब JCPOA से हटा, उसके लिए भी इजराइल ने काफी लॉबिंग की थी। तो क्या अमेरिका में इस सब पर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई आलोचना नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल उठते हैं, आलोचना भी होती है। बर्नी सैंडर्स हैं, इल्हान उमर, रशीदा तलेब, ये कुछ नेता हैं जो खुलकर बोलते रहे हैं। हालांकि उन्हें भी विरोध झेलना पड़ता है। और जॉन मियरशाइमर और स्टीफन वॉल्ट की वो किताब है, द इजराइल लॉबी एंड US फॉरेन पॉलिसी। हाँ, काफी चर्चित किताब है। उसमें उन्होंने यही तर्क दिया है कि अमेरिकी हित कई बार इजरायली चिंताओं के आगे पीछे रह जाते हैं। तो फिर ये सवाल मन में आता है कि अगर आलोचना होती है, तो अमेरिका इतना प्रभाव होने क्यों देता है? लेख इसके क्या कारण बताता है? देखिए, लेख कुछ मुख्य कारण गिनाता है। एक तो वो कहते हैं साझा लोकतांत्रिक मूल्य, हालांकि इस पर भी बहस होती है कि कितने साझा हैं। ठीक है। दूसरा, अमेरिका में इवेंजेलिकल ईसाइयों का एक बहुत बड़ा और संगठित वोट बैंक है, जो इजराइल का जबरदस्त समर्थन करता है। तीसरा, जैसा हमने पहले कहा, एंटी इजराइल कहलाने का राजनीतिक डर। और चौथा, हथियार उद्योग। अमेरिका इजराइल को बहुत हथियार बेचता है, तो उनके भी अपने हित जुड़े हैं। तो मतलब लॉबिंग, राजनीतिक पैसा, मीडिया का नजरिया, रणनीतिक साझेदारी और कुछ हद तक घरेलू राजनीति के समीकरण,
ये सब मिलकर एक तरह का जाल बुनते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेख का वो मूल सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ प्रभाव है या इसे एक तरह का नियंत्रण भी कह सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। हाँ, और इस पर दो अलग-अलग मत है। जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि इससे अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचता है, उसकी संप्रभुता पर असर पड़ता है। और दूसरे पक्ष का क्या कहना है? जो समर्थक है वो इसे एक पारस्परिक रूप से फायदेमंद गठबंधन मानते हैं। उनका तर्क है कि इजराइल एक मुश्किल इलाके में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और साथ ही अमेरिका के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद भी कर रहा है। वाकई इस चर्चा से सोचने के लिए बहुत कुछ है। एक आखिरी सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। ये रिश्ता इतना पेचीदा है और दुनिया बदल रही है, अमेरिका के अंदर भी दबाव बदल रहे हैं, तो भविष्य में क्या लगता है, अमेरिका की मध्य पूर्व नीति में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या ये सिलसिला ऐसे ही चलता